उत्तराखंड सरकार को मेरा ये एक सुझाव भी है और एक चेतावनी भी है। और ये भी कहना चाहूँगा कि ये शर्म करो और अपने आसपास के जो स्टेट हैं, खास करके हिमाचल प्रदेश है, उससे कुछ सीखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि यूकेपीएससी की जो समूह एक ही जो परीक्षा है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की, इस परीक्षा में अब इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। अब इसको लेकर इनको कुछ दिक्कत है, तो इनसे हम जानते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ दिक्कत इनको फेस करनी पड़ सकती है, क्या कुछ इनका कहना है, इनसे सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पण नोटियाल है। अर्पण, क्या दिक्कत है आपको? आप जिस तरह से हम आपके लोगों के हाथ में पोस्टर देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग यही कह रहे हैं कि लिखित परीक्षा कराए सरकार, क्यों ऐसा कह रहे हैं? मैम, हमारी सिर्फ एक मांग है कि आप ग्रुप ए की जब परीक्षा करा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियुक्ति कर रहे हैं, तो आप उसको मेरिट पर मत कीजिए, लिखित परीक्षा कराइए। लिखित परीक्षा हमारी कोई नई मांग नहीं है। यही पैटर्न अन्य राज्यों में भी फॉलो किया जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान या अन्य किसी भी राज्य में। हर जगह जैसा होता है, हमारी मांग वही है कि हमारे साथ भी वैसा ही किया जाए। ये जो पैटर्न है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जो कहा गया कि इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन होगा, इससे पहले क्या पैटर्न रहा करता था? मैम, इससे पहले 2017 की जो नियुक्ति थी, उसके अनुसार लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार के माध्यम से चयन हुआ। मतलब लिखित और इंटरव्यू दोनों हुआ करता था? जी मैम, लिखित और फिर इंटरव्यू। तो ये अभी हाल फिलहाल में ही बदला है? बिल्कुल मैम, ये 2020 का नियम है, जिसे 2020 में अडॉप्ट किया था और उसके बाद ये इस साल से पहली बार लागू हो रहा है। तो ये क्या मतलब बार बार इस तरह से नियमावली बदलती है क्या? नहीं मैम, इसी बार ही ये नियमावली चेंज हुई है। ठीक है। हाँ जी तो मैम। यूकेपीएससी की नियमावली जैसे हम देख रहे थे, लेक्चरर रिक्रूटमेंट में जो एग्जाम था, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत ही जल्दी, मतलब एग्जाम से पहले चेंज हो जाती है। आपके केस में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस बार नियमावली चेंज हो गई 2020 में। तो बार बार आयोग जो है इस तरह से नियमावली बदलता है, तो इससे खासा दिक्कत आप लोगों को होती होगी? हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मैम। ये युवाओं के, उत्तराखंड के जो युवा हैं, उनके साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। अभी तक जो भी बर्निंग इश्यूज थे, जो पीड़ित महिला को लेकर हो या बहुत सारे मुद्दे थे, उसमें किस तरह से जो धांधली के मुद्दे उठ के आए हैं, किस तरह की गड़बड़ियाँ हुई हैं, वो जग जाहिर है। सबको पता है कि इंटरव्यू के बेसिस पे जो शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है, उसमें पूरी तरह से जो है कई फर्जी कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये एक खिलवाड़ है उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ है। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि उत्तराखंड की सरकार अपने नागरिकों के हित में और उनकी पैरवी करने में हमेशा से ही नाकाम रही है। बात महिला आरक्षण का मुद्दा हो या राज्य आंदोलनकारियों का जो 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला हो, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में साक्षात्कार के आधार पे जो चयन करवा रहे हैं, इसका मुद्दा हो। अभी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में जो एपीआई के आधार पे शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, वो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। और ख़ास करके हमारे उत्तराखंड के जो युवा हैं, उनके साथ पूरा खिलवाड़ है। बिना योग्यता के परीक्षण किए हुए आप इंटरव्यू के आधार पे बच्चों का चयन कर लेते हो और ग्रुप ए की गैजेटेड पोस्ट पे पूरी तरह से नैसर्गिक जो न्याय है, नेचुरल न्याय है, उसके खिलाफ है। ये बहुत ही आपने एक लॉजिक वाली बात कही है कि लिखित परीक्षा नहीं होगी तो उस बच्चे का, उस अभ्यर्थी का आप योग्यता का परीक्षण कैसे करेंगे? क्या एक मौखिक इंटरव्यू में 15 मिनट के इंटरव्यू के दौरान क्या उसकी योग्यता का पता लगाया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा यहाँ पर एक और पॉइंट है, क्या इंटरव्यू में कितनी पारदर्शिता रहेगी? क्योंकि कई सारी घटनाएं ऐसी सामने आई है जहां पर इंटरव्यू में भी धांधली सामने आई है। तो ये कौन इसको कह सकते हैं कि जिम्मेदारी लेगा कि जो इंटरव्यू में होगा उसमें पारदर्शिता होगी? पारदर्शिता के सवाल पे आप क्या कहेंगे? मैम, पारदर्शिता जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी इंटरव्यू को लेके इसी जगह से, परेड ग्राउंड, देहरादून के परेड ग्राउंड में हम अभी हैं, यहीं से उन्होंने आह्वान किया था कि ग्रुप बी और सी में सारे तरह के इंटरव्यू जो हैं वो हटा दिए जाएंगे। तो मैम, उस बात को कहने का भी एक तुक था, और आज जो काम हो रहा है उसके लिए भी सेम वही तुक अप्लाई होता है। आयोग जब ग्रुप बी, ग्रुप सी की नियुक्ति कर रहा था, वहाँ से इंटरव्यू हटा दिया गया। अब ग्रुप ए की बात है, तो यहाँ से भी आपको इंटरव्यू हटाना चाहिए, क्योंकि आधे घंटे 20 मिनट के इंटरव्यू में कोई किसी की क्षमता की जांच परख नहीं कर सकता। इंटरव्यू का एक महत्व होता है, लेकिन वो महत्व बहुत सीमित होता है, एक छोटा रोल होता है उसका। आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ क्या होता है कि 85-15 के अनुपात में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का एक योग बनाया जाता है, जिसके हिसाब से आपको नियुक्ति दी जाती है। तो मैम, वही चीज़ होनी चाहिए और वही चीज़ पारदर्शी भी है और वही चीज़ अन्य राज्य फॉलो कर रहे हैं। आप क्या? मैम, अभी मैं कुछ डाटा पे भी बात कर लेता हूँ, जो हमारे पास आंकड़े हैं अपने स्टेट के कैंडिडेट के, उस पर भी बात कर लेते हैं। मैं उत्तराखंड की सरकार से और आयोग से मेरा ये सवाल है
कि ये नियमावली बदलने से पहले एक बार आपको इसकी समीक्षा कर लेनी चाहिए थी। आपको ये ज्ञात होना चाहिए था जो उत्तराखंड का जो कैंडिडेट है, जो इस भर्ती के लिए जिसने अप्लाई किया है, आवेदन किया है, आप ये बताइए कि कितने ही कैंडिडेट हैं जिनके पास पीएचडी है या जो पीएचडी कंप्लीट किए हैं। ऊपर से कोविड के टाइम में कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनका पीएचडी कंप्लीट होना था तो नहीं कर पाए हैं, और बहुत ही कम कैंडिडेट हैं जिनके पास पीएचडी है। और यहाँ कितनी ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पीएचडी का नोटिफिकेशन पर ईयर निकालती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जहाँ जो है जब से बनी है तब से अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है पीएचडी का। और जो पीएचडी के नोटिफिकेशन जारी जो करती हैं उसमें लिमिटेड सीटें होती हैं, और जिसमें भी जो है बाहर के स्टेट का कैंडिडेट ज़्यादा है। तो आप ये देखिए कि उत्तराखंड का जो युवा है इस भर्ती के लिए जिसने आवेदन किया है, उसका जो एपीआई स्कोर है वो बमुश्किल स्नातक और परास्नातक स्तर पे बमुश्किल 60% अंक लेके आता है। वो कैसे कॉम्पीट करेगा जेएनयू, बीएचयू, डीयू और अदर स्टेट में जिनके बहुत ही। आप लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर एपीआई हटाओ, लिखित परीक्षा करा। आप लोगों ने साफ साफ अपना जो यहाँ पर मांग कर रहे हैं। आज जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो बाहर के बच्चे होंगे, बड़े बड़े जो कॉलेजेस से यहाँ पर बच्चे आएंगे, उनसे आप लोग कैसे कम्पीट करेंगे, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ 60 होता है, लास्ट मैक्सिमम होता है। तो ऐसे में ये होगा कि जो उत्तराखंड का युवा होगा ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। तो यहाँ पर उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य का सवाल है कि आखिरकार जब बाहर के बच्चों को इस तरह से एपीआई के माध्यम से यहाँ पर जो है उनसे इनको कम्पीट कराया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पीछे रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ का कट ऑफ आपने बताया 60 आता है जी। और उत्तराखंड सरकार को मेरा ये एक सुझाव भी है और एक चेतावनी भी है, और ये भी कहना चाहूँगा कि ये शर्म करो और अपने आसपास के जो स्टेट हैं, खास करके हिमाचल प्रदेश है, उससे कुछ सीखो। वो भू कानून को लेकर हो, जिस तरह से उन्होंने अपने स्टेट में भू कानून सेट करके रखा है, उन्होंने हमेशा से ही अपने नागरिकों को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को प्रायोरिटी दी है। जहाँ तक असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, अभी वहाँ विज्ञापन आया था 2-3 महीने पहले, तो उन्होंने अपने स्टेट के कैंडिडेट को प्रायोरिटी देने के लिए हमेशा से ही उन्होंने एक फॉर्मूला अपनाया है कि डिग्री कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी उसमें लिखित परीक्षा ली जाएगी और साक्षात्कार का जो वेटेज होगा कम होगा। ये पूरी तरह से उन्होंने फोकस किया है अपने स्टेट के कैंडिडेट को, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। मरी हुई गवर्नमेंट है, मैं तो सीधा कहूँगा, मैं तो सीधा जो है इन पे आरोप लगा रहा हूँ सीधा कि ये जो है अनदेखी कर रही है। हर मामले में देख लीजिए, एम्स का मुद्दा उठा के देख लीजिए आप, एम्स में जो है डायरेक्टर वहाँ जो है बाहर के स्टेट के से बुला के वहाँ नियुक्तियाँ कर देते हैं, और किसी भी दूसरे मामले को आप देख लीजिए, हर जो भी मुद्दा है, जो भी विभाग है, उसमें देख लीजिए आप, हमेशा से ही। एम्स का एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि करीब आई थिंक 600 नियुक्तियां थी जो कि एक ही स्टेट से हुई थी, और उस पर सवाल भी खड़े हुए थे, और इसमें यह था कि उत्तराखंड के युवा कहीं ना कहीं पीछे रह गए। और 600 युवा जो है उत्तराखंड के होते तो शायद उनके पास रोजगार होता और वो पलायन करने को मजबूर नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग लिखित परीक्षा की बात कर रहे हो, जिस तरह से मैं पारदर्शिता की बात कर रही थी, लिखित परीक्षा होने से कहीं ना कहीं एक योग्यता का पता चलता है, लेकिन इंटरव्यू में कैसे पता लगेगा, जो हम पहले भी कह रहे थे कि योग्यता का पता कैसे लगेगा, तो ये सवाल कहीं ना कहीं आई थिंक आप सभी एक लॉजिक सी बात है, आयोग से भी करना चाहेगा, सरकार से भी करना चाहेगा, कैबिनेट मंत्रियों से करना चाहेगा कि आखिरकार योग्यता का पता कैसे लगाएंगे, किस आधार पर सिलेक्शन यहाँ पर देंगे। इसका आपने जो बताया कि जो एलिजिबिलिटी होती है, आई थिंक पीएचडी तक आप लोगों को करना होता है। हाँ जी, तो मैम मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होती है वो होती है आपने मास्टर्स किया होना चाहिए और आप नेट क्वालिफाइड होने चाहिए, नेट या स्लेट जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है तो वो होना चाहिए। तो मैम वो सब हमारे पास है, लेकिन जब आप मेरिट की बात करते हैं और आप मेरिट के बेस पे आप पूरी सूची तैयार करते हैं तो मैम उसमें हम लोग बहुत पिछड़ जाते हैं, वहाँ पे हम अपनी काबिलियत नहीं दे सकते। और ये क्यों है, ये इस वजह से है क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड स्टेट है वो एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। इसमें तो हमारा पिछड़ा राज्य है, इसकी वजह से क्या होता है कि उच्च शिक्षा में भी हमारे राज्य के संसाधन बहुत ही सीमित हैं, जिस कारण से हमारे जो उच्च शिक्षा में बहुत कम बच्चे जा पाते हैं और बहुत हाई लेवल की एजुकेशन बहुत लिमिटेड उनके पास होती है। तो मैम जब जो ये वाला चीज़ है, इस वाले की वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है कि हम पिछड़ जाते हैं। तो मैम हमारी सिर्फ मांग ये है कि अगर आप लिखित परीक्षा कराते हैं तो दूर दराज के क्षेत्र, पिथौरागढ़ से हमारे साथ कुछ बहुत सारे साथी हैं, उन्होंने अपने विधायकों द्वारा हमारे पास अपनी मांग लिखित रूप में प्रेषित की है कि आप लिखित परीक्षा कराओ। तो ऐसे दूर दराज के छात्र जो हैं, जो नहीं उच्च शिक्षा ले पाते, तो कम से कम वो अपने क्षेत्र में रह के इंटरनेट और कनेक्टिविटी के माध्यम से अपनी जो स्वयं के दम पे जो शिक्षा लेते हैं तो उसके हिसाब से कम एक लिखित परीक्षा में कम्पीट तो कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके हाथ में एक मोटी सी फाइल है, क्या कुछ है इस फाइल में?
मैम इस फाइल में हम पे सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने अभी तक बहुत सारी जगह, जिसमें आप लगा लीजिए सचिवालय के जो हमारे उच्च शिक्षा सचिव हैं बगोली जी, और जो हमारे मंत्री जी हैं, चाहे शिक्षा मंत्री हो धन सिंह रावत जी, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो माननीय धामी जी, चाहे इसके अलावा विधानसभा में ऋतु खंडूड़ी जी, और जो भी उच्च कैबिनेट मंत्री है, वहाँ तक मैम हमने ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ लिया है। इसके साथ ही मैम हमारे पास बहुत सारे विधायक क्या रिस्पॉन्स मिला है आपको? मैम मौखिक आश्वासन तो सबने दिया है, सभी हमारी मांग को जायज़ ठहरा रहे हैं, तर्क संगत ठहरा रहे हैं, लेकिन मौखिक आश्वासन के साथ उन्होंने हमें इस तरह से अपने लेटर हेड पे ये मुख्यमंत्री जी के लिए ये लेटर प्रेषित किया है कि आप इनकी मांग को सुनिए और इसे समझिए और इसको आप अपनाइए, जो गलत है उसे ठीक करिए। क्योंकि कुछ विधायकों ने जो है ये लेटर भी सीएम साहब को दिया है। जी 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 मैम, ये मैम बहुत सारे विधायकों ने लिखा है, ये इसमें हमारे ये सारे लेटर सीएम साहब तक पहुंच गए? मैम ये सारे लेटर वहाँ तक पहुँच चुके हैं, मुख्यमंत्री जी के लिए ही हैं, और ये हमने उनके अधिकारियों तक और हर विभाग में दे दिए हैं। कोई जवाब आया? मैम जवाब नहीं मैम, अभी तक तो सिर्फ आश्वासन है, और आश्वासन के दम पे ये है कि हम लोग अभी चल रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आयोग के पास आप गए, अध्यक्ष ने कुछ कहा, सचिव या कोई? मैम आयोग के पास नहीं, हम सचिवालय गए हैं, उच्च शिक्षा सचिव से बात की, उन्होंने भी हमें मौखिक आश्वासन मात्र दिया कि हम देख रहे हैं और जो भी ठीक होगा वो करेंगे। ठीक है, आपका क्या कुछ कहना और इस मामले को? यही कहना है कि लिखित परीक्षा कराओ और इंटरव्यू कराओ, और जो परीक्षा हो उसमें भी 85% जो आपका मतलब रिटर्न होना चाहिए और 15% जो आपका है इंटरव्यू होना चाहिए। और अदर स्टेट में भी यही सेम फार्मूला हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड में पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे तो ये लगता है कि अपने चेहतों को फिट करने के लिए हो सकता है ये नियमावली चेंज की गई। ये यही पॉइंट में आने वाली थी, 2020 में ये नियमावली बदली है, इससे पहले तो यही नियमावली थी जो मांग आप लोग अभी कर रहे हैं। तो ये आखिरकार क्या आयोग को ऐसा लगा कि ये नियमावली बदलनी पड़ी, इसका रीजन मतलब समझ में नहीं आया? और जो भी हालांकि रीजन दिए होंगे उन्होंने कैबिनेट मंत्री को, जो भी दिए होंगे वो जानने वाला विषय कि आखिरकार नियमावली बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी। आपको क्या लग रहा है, क्यों चेंज किया होगा? मैम मुझे तो यही लग रहा है कि अपने लोगों को फिट करने के लिए हो सकता है, क्योंकि पीएचडी तो कई लोग जिनके पास पैसे है वो कहीं से बाहर से भी कर सकते हैं पैसे दिए और पीएचडी डिग्री। लेकिन जैसे जो इसमें एक मीन योग्यता है, नेट को तो कोई ऐसा पास नहीं करता, पूरा ऑल इंडिया लेवल पे होता है तब जाके वो क्वालिफाई होता है। तो पीएचडी इसमें ज़्यादा, क्योंकि जो नेट है, नेट वाले को 8 नंबर दे रखे हैं और जो पीएचडी है उसको 84 यानी 24 से 25 नंबर मिल रहे हैं, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब कि यही है कि अपने लोगों को फिट करना है और फिर उनको मतलब एक ग्रुप एक ही जो जॉब है मतलब वो वहाँ पे उनको। आपको भी ये लगता है कि ये मतलब अपने लोगों को फिट करने के लिए नियमावली बदली है आयोग ने? देखिए मैम, जहाँ तक जो अभी वर्तमान समय में जो प्रकरण उभर के आ रहे हैं, वो यूके SSSC की बात हो या यूके PSC की बात हो, उससे मुझे जो है अब पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि ये सब जो है प्री प्लान्ड है। नियमावली का बदलना और इस तरह के प्रकरण सामने आना, ये सीधा सीधा जो है बाहर के स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ एंटर करवाना और यहाँ के कैंडिडेट को जो है साइड करने वाली बात है, ताकि जो है इनका कलेक्शन हो जाए। क्योंकि अभी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जब अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो है विकलांग आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में गई थी और हाईकोर्ट ने इसे तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया, लेकिन बाद में अभी कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने जो है अपने जवाब को भी वापस ले लिया, अपने फैसले को वापस लिया था। तो उसमें जब ये भर्ती रद्द हुई उस दिन कई सारे बातें सुनने को मिली, कुछ कॉल्स भी आए थे मुझे कि इस भर्ती के जैसे ही ये भर्ती रद्द हुई, कुछ लोगों में बौखलाहट पैदा हो गई थी। बौखलाहट ऐसी थी कि सुनने में आया कि 30 से 35 लाख या 35 से 40 लाख के आसपास जो है इसमें कलेक्शन अंदर जा चुके थे, कुछ ऐसा सुनने में आया है। और जिस तरह के प्रकरण आ रहे हैं सामने, पीड़ित महिला का हो और 2016-17 की पॉलिटेक्निक प्रवक्ता भर्ती का भी एक मुद्दा है, जिसमें नियमावली के विरुद्ध उन्होंने कैंडिडेट को उसमें एक प्रवक्ता की सीट थी, पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के लिए एक ST की सीट थी, जिसमें इन्होंने नियमावली में जो इनका मेंशन है कि अगर 1 से 5 तक सीटें हैं तो उसका सिर्फ 5 गुना लेना है। तो एक सीट थी तो इन्हें नियमानुसार 5 कैंडिडेट लेने थे, लेकिन इन्होंने 8 कैंडिडेट लिए। और जो पहला कैंडिडेट थे, जो टॉप 5 कैंडिडेट थे, उसमें जो टॉप 1 का कैंडिडेट था उसके 78 मार्क्स थे, इनकी बहुत ही अच्छे मार्क्स थे। और सिलेक्शन हुआ 8वें कैंडिडेट का। पहले तो नियमावली से बाहर गए, जिसमें 5 कैंडिडेट लेने थे, 8 कैंडिडेट लिए। वह पहले तो सबसे पहले नियमावली के विरुद्ध ही आयोग गया।
उसके बाद सिलेक्शन किसका हुआ? 8वें कैंडिडेट का, और 8वें कैंडिडेट के सबसे कम मार्क्स थे रिटर्न एग्जाम में, और साक्षात्कार में सबसे ज़्यादा मार्क्स दे दिए गए। तो पूरी तरह से जितनी भी ये भर्तियां साक्षात्कार के आधार पे होंगी, इन पे मैं सीधा आरोप लगाता हूं, और फर्जी तरीके से इनमें सिलेक्शन होगा, और इनमें जो है मैं बिल्कुल भी ये कह सकता हूं कि पारदर्शिता के साथ भर्तियां होंगी ही नहीं जो साक्षात्कार के आधार पे होंगी। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, और ये चेतावनी भी है हमारे छात्र संघ की, हमारे बेरोजगार संघ की, कि आप इस मुद्दे को संज्ञान में लीजिए और इस पे तत्काल जो है कार्रवाई करिए। हमने जो है एक फाइल कार्मिक जो सचिव हैं उनको भी दी है, सेक्रेटरी साहब से भी इस मामले में बात हुई है, और मुझे आशा है कि इस मामले को जो है शीघ्र अतिशीघ्र जो है बड़े जो है सावधानी से और संज्ञान लिया जाएगा इस मामले में। मैं यही कहना चाहूँगा। ठीक है, इस मामले को आप लोग कब से उठा रहे हैं? मैम ये मामला हमारा पिछले दिसंबर से है, क्योंकि पिछले दिसंबर में ही ये चीज़ सामने निकल के आई थी कि ये एपीआई वाली जो नीति है इसके अनुसार वो हो रहा है। इसमें मैं जो हमारा आयोग है, तो सबसे पहले तो सवाल आयोग पे ही जाता है कि हमारा आयोग बना किसके लिए है? हमारे राज्य के लिए बना है या दूसरे राज्य के लिए बना है? आयोग का काम मैम हमारे राज्य का हित देखना है, हमारे छात्रों का हित देखना है। जो छात्र हमारे राज्य के हैं और हमारे राज्य के कॉलेज में पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, उनका हित देखना है। तो मैम आयोग में पता नहीं ऐसे कौन से लोग बैठे हैं जो हमारा हित ना देख के पता नहीं किसका हित देखते हुए, किन चुनिंदा लोगों का और किन भ्रष्टाचारी लोगों का हित देखते हुए नियमावली को ठीक एग्जाम से पहले चेंज कर देते हैं। तो मैम आयोग, सबसे बड़ा सवाल तो आयोग पे है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, और कृपया बताने का कष्ट करें कि इससे किसका हित हो रहा है। मैंने आरटीआई लगा के पूछा कि उत्तराखंड वाले कितने लोग हैं, जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं, जिसको आप इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं, उसमें उत्तराखंड वाले कौन से हैं? तो आयोग जवाब देता है बड़े ही उससे कि हमने राज्य और क्षेत्र के अनुसार कोई भी जानकारी सृजित नहीं की है। ऐसे जवाब हमें वहाँ से मिलते हैं, जबकि मेरे पास पूरे साक्ष्य हैं कि आयोग ने पूरी तरीके से हमसे डोमिसाइल मांगा है। हमसे फॉर्म भरते हुए डोमिसाइल मांगा गया कि आप कहाँ से आते हैं, तो उत्तराखंड वालों ने यस करा, जो बाहर से आते उन्होंने नो करा। तो मैम जानकारी लेते हैं लेकिन जानकारी हमें नहीं देते हैं। तो मैम ये छुपा छुपी, लुका छुपी वाला जो खेल है, ये किसके लिए खेला जा रहा है, ये तो मैम। और दूसरा अभी चल रहा है कि जिस तरह से जो समूह गा की जो परीक्षाएं हैं यूके SSS की, वो जो है अब यूके PSC आयोजित करवाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यूके PSC पर भी अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं पारदर्शिता को लेकर, ईमानदारी को लेकर और आयोग की मंशा को लेकर। और नियमावली जो यहाँ पर बार बार बदल रही है, कोई भी एग्जाम आता है तो उससे कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले ही नियमावली बदल जाती है। नियमावली के अगेंस्ट भी यहाँ पर फैसले लिए जाते हैं। जैसा कि अभी अभ्यर्थी ने बताया कि 5 जो यहाँ पर अभ्यर्थी लेने थे, लेकिन वहाँ पर 8 यहाँ पर लिए, और 8वें का सिलेक्शन होता है जिसके रिटर्न में काफ़ी कम मार्क्स आते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू में उसके हाईएस्ट मार्क्स उसको दे दिए जाते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं कहीं ना कहीं राज्य लोक सेवा आयोग पर भी सवाल खड़े करता है कि आखिरकार पारदर्शिता कहाँ है, कैसे, कौन जवाबदेही यहाँ पर तय करेगा कि जो 100% सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पर यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा, इसकी जवाबदेही वो कैसे यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे, कौन आखिरकार देगा। लास्ट में यही पारदर्शिता को लेकर हम सवाल करेंगे, क्योंकि जो परीक्षा यहाँ पर होनी है, समूह गा की भी जैसे हम बात कर रहे थे अभी, तो अब वो जो परीक्षाएं होनी है वो भी अब PSC करवाएगा। तो उनको लेकर, उन अभ्यर्थियों को लेकर आप क्या कहेंगे? उनका भी भविष्य कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मतलब उसमें भी दिक्कत आ सकती है कल को, वो भी अगर इंटरव्यू देंगे, हालांकि समूह गा में इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन पारदर्शिता की हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है। मैम पारदर्शिता के लिए जो अभी ये वाला प्रकरण किया गया कि यूके SSS को उन्होंने भंग करके एक प्रकार से उन्होंने यूके PSC पे ये जिम्मेदारी सौंप दी। अब यूके PSC की सारी कहानी हमने आपको बता दी है कि किस तरह से अन्याय हो रहा है, किस तरह से 100 नंबर के इंटरव्यू पे नौकरियां बांटी जा रही हैं। तो मैम अगर यही व्यवस्था इस राज्य में रहेगी तो राज्य का भविष्य नहीं है। वो बेचारे बच्चे जो इतनी मेहनत करके दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं, दूर दूर क्षेत्रों से यहाँ आके देहरादून में कोचिंग लेते हैं, तो मैम उनके साथ भी ऐसे भ्रष्ट नीति के तहत अगर चयन होता है तो मैम इस राज्य का भविष्य बहुत दुखद तरीके से आगे बढ़ रहा है। आयोग भी मैम एक तरह से देखेंगे तो वो भी भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं लिप्त है, क्योंकि अभी हमें हर बार, चाहे वो महिला अभ्यर्थी का ऑडियो वाला प्रकरण हो या कहीं से भी हो, तो हमें बार बार ये चीज़ सामने आती है कि आयोग का हाथ जो है वो भी साफ नहीं है। और इतने प्रकरण सामने आने के बाद आप लोगों का जो शक करना पारदर्शिता पर, ये कहीं ना कहीं जायज़ है, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं आप देख लेते हैं और आने वाली जो परीक्षा, आपकी जो कह रहे हैं फॉर्म यहाँ पर निकले हुए, परीक्षा देंगे और उसके बाद अगर इंटरव्यू के बेसिस पर ही इन लोगों का सिलेक्शन होना है, तो वही जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि गारंटी यहाँ पर कौन देगा कि जो इंटरव्यू है वो सही तरीके से होगा, जो इसके कह सकते हैं कि नियम होते हैं उनको यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। ये सारी बातें इन लोगों के सामने आ रही हैं। आपका और क्या कुछ कहना है इसे लेके? मैम मैं कुछ प्रकरण बता देना चाहता हूं।
जो सीधा सीधा आयोग की पारदर्शिता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। इससे पहले भी मैंने कई प्रकरण आपके सामने रखे हैं। जहाँ तक कि पारदर्शिता की बात है तो मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आयोग जब भी कोई रिज़ल्ट जारी करता है, अभी आयोग के द्वारा अभी जेई का रिज़ल्ट जारी हुआ था, जिसमें सिर्फ कैंडिडेट के रोल नंबर के आधार पे बता दिया गया कि इतने जो कैंडिडेट हैं वो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। ना तो उसमें कैंडिडेट का नाम मेंशन था, ना उनके फादर का नाम मेंशन था, ना उनके मार्क्स, एक्चुअल मार्क्स, रॉ मार्क्स, क्या कितने मार्क्स हैं, कोई कुछ भी पता नहीं था। तो इसमें ये बताइए मैम कि जो एक बेहतर कैंडिडेट है, जब उसे अपने मार्क्स का ही पता नहीं होगा कि मेरे मार्क्स कितने हैं और मुझे इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो आप ये सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसमें कुछ भी हो सकता है। और इसमें सुनने में आया है कि जिस क्षेत्र से, जिस ब्लॉक से, जिस मोरी ब्लॉक से फर्जी लोगों का सिलेक्शन हुआ था यूके SSSC में, जो मोरी ब्लॉक जो है टॉप पे एक सेंसिटिव जोन बना हुआ था बीडीओ और बीपीडीओ भर्ती मामले में, उसी क्षेत्र से इस जेई भर्ती में कई कैंडिडेट हैं, लेकिन अभी क्लियर नहीं हो पा रहा कि वो कैंडिडेट है कौन। तो ये पूरा प्री प्लान्ड है और जो इनकी पारदर्शिता पे, जो इनकी नियमावली पे सीधा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसलिए मेरा जो है आयोग से, जेई भर्ती की आपने बात कही, 2016 में जेई भर्ती एक हुई थी, जो एग्जाम आया था, तब आई थिंक सुना था कि कुछ एक ही कोचिंग के 66 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और एक अभ्यर्थी ने उसमें आरोप लगाया था कि ये आयोग और कोचिंग संचालक के मिली भगत के बिना ये संभव नहीं है कि ऐसा हो जाए। यस मैम, ये बात बहुत सही है। इसमें बल्कि एक जांच कमेटी भी गठित की गई थी और मेरे ख्याल से ये जांच कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया था कि जो मॉडरेशन होता है उसमें जो मोबाइल वहां पर इस्तेमाल किया गया था उसकी वजह से जो है पेपर निरस्त कर दिए गए। लेकिन आयोग का रूल ये कहता है कि मॉडरेशन में मोबाइल यूज करना जो है वर्जित है, ये एक यहाँ पे कहा गया था। यस मैम, ये ठीक है। उसमें पूरी तरह से एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक यूके SSSC का मामला था, वो सारी चीज़ें तो लगभग क्लियर हो गई हैं। सब अभ्यर्थी सारे जो है उत्तराखंड की जनता वाकिफ़ है कि एक्चुअल में आज तक हुआ क्या था। जहाँ तक मैं यूके PSC की बात करता हूँ, तो यूके PSC में जो जो चीज़ें अंदर होती हैं वो इतनी प्री प्लान्ड और डिज़ाइन तरीके से होती है कि ये फ़र्क ये कर पाना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पारदर्शिता रही या भंग हो गई। बहुत ही प्री प्लान्ड होता है। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि 2020 में जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में जो धांधली सामने आई थी, जिसमें ब्लूटूथ का मामला आया था, हाईकोर्ट में भी रहा वो मुद्दा, उसमें जिन व्यक्तियों पे गैंगस्टर एक्ट लगा था, उसमें एक व्यक्ति था जो आयोग का एम्प्लॉई है, और हालांकि नाम नहीं लेना चाहूँगा, SSC या PSC की बात कर रहा हूँ मैम, और वो एम्प्लॉई अभी भी आयोग में बना हुआ है। तो आप बताइए क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आयोग में पारदर्शिता होगी? तो ये यहाँ पर अभ्यर्थियों का यही कहना है कि पारदर्शिता को लेकर बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस कर्मचारी पर आरोप लगे हैं वो भी इस वक्त आयोग का सदस्य बना बैठा हुआ है, और जिस तरह से इंटरव्यू के दौरान प्रकरण सामने आते हैं कि किस तरह से रेवड़ियां बढ़ती हैं, इससे कहीं ना कहीं सवाल खड़े यही होते हैं कि आखिरकार ये अभ्यर्थी कैसे भरोसा करें या कैसे आयोग इनको भरोसा दिलाएगा कि जो इंटरव्यू होगा वो पूर्ण रूप से पारदर्शी तरीके से उसकी प्रक्रिया होगी। मैं सरिता तिवारी, उत्तराखंड तक, देहरादून।